नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय कोटा के हिंदी विभाग में आप सभी बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। हम यहाँ पर अनिवार्य हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और अनिवार्य हिंदी में पाठ्यक्रमानुसार जो पद्य भाग में गिरिजा कुमार माथुर और उनकी कविता 15 अगस्त, इस पाठ पर यह हमारी पहली चर्चा है और इसके अंदर हम गिरिजा कुमार माथुर से संबंधित विविध बिंदुओं पर विचार करेंगे। गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय, व्यक्तित्व एवं विचारधारा, उनकी साहित्य यात्रा और पुरस्कार एवं सम्मान कि उन्हें साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार मिले, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। गिरिजा कुमार माथुर आधुनिक हिंदी काव्यधारा की एक विशिष्ट काव्यधारा प्रयोगवाद, जिसका श्री गणेश 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन और प्रकाशन से इस वाद का शुभारंभ मानते हैं। यह वाद इस धारणा पर आधारित है कि समय परिस्थितियां बदलती है और अनुभूतियों का धरातल भी बदलता है। अनुभूतियों का कलेवर बदलता है और उनकी जो संप्रेषण प्रविधि है वह भी बदलती है। इस संप्रेषण प्रविधि के क्षेत्र में नए प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। शिल्प के क्षेत्र पर शिल्प के जो विविध उपादान हैं, अलंकार है, छंद है, प्रतीक है, बिंब है, शब्द शक्ति है और भी जितने उपादान हो सकते हैं, उनके क्षेत्र में नए प्रयोग कवियों ने किए हैं कि जब अब अनुभूति बदली है, युग बदला है, कविता के विषय बदले हैं, कविता की अंतर्वस्तु बदली है, तो उसका शिल्प भी परंपरागत नहीं होना चाहिए। इस धारणा के आधार पर अज्ञेय ने एक नए वाद का शुभारंभ किया और उस वाद का नाम है प्रयोगवाद, जो कि 1943 में तार सप्तक के माध्यम से मूर्त रूप लेता है। उस तार सप्तक के अंदर 7 कवियों की कविताएं संकलित हुआ करती थी। तो प्रथम तार सप्तक के में जिन कवियों को अज्ञेय ने स्थान दिया, उनमें गिरिजा कुमार माथुर भी एक है। चूँकि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने स्वयं गिरिजा कुमार माथुर का तार सप्तक में चयन किया है, तो निश्चय ही उनकी लेखनी में, उनके शिल्प में, उनकी कविता में वो नयापन होगा, नएपन के प्रति एक प्रयोग होगा, इसीलिए उनको स्थान दिया है। और ये कहा जा सकता है कि गिरिजा कुमार माथुर के कृतित्व, व्यक्तित्व, विचारधारा, रचनाएं, कविताएं, इनको पढ़ने के बाद ये लगता है कि निश्चय ही गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगशील कवि हैं, नई लीक पर चलने वाले कवि हैं। तो आज हम उसी कवि पर चर्चा करेंगे, उसी पर विचार करेंगे और इस चर्चा के बाद जो आपके पाठ्यक्रम में 15 अगस्त कविता है, एक महत्वपूर्ण कविता, एक प्रसिद्ध कविता है, उस पर अगली चर्चाओं में हम बात करेंगे। इस पाठ में उनके जीवन परिचय, व्यक्तित्व, कृतित्व, जन्म, साहित्य यात्रा आदि बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। जैसा कि हमने इसका हेडिंग दे रखा है, गिरिजा कुमार माथुर जीवन परिचय, साहित्य यात्रा, विचारधारा, व्यक्तित्व एवं पुरस्कार, उसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार और समालोचक गिरिजा कुमार माथुर का जन्म भाद्रपद
कृष्ण द्वादशी शुक्रवार संवत 1976 अर्थात 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता देवी चरण माथुर स्कूल अध्यापक थे, अर्थात स्कूल में अध्यापक थे तथा साहित्य एवं संगीत के शौकीन थे। वे कविता भी लिखा करते थे, सितार बजाने में प्रवीण थे। कहने का तात्पर्य यह कि गिरजा कुमार माथुर को परिवार से भी एक साहित्यिक परिवेश प्राप्त हुआ था। माता लक्ष्मी देवी मालवा की रहने वाली थी और शिक्षित थी। गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। उनके पिता ने घर पर ही अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ाया। स्थानीय कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने 1936 ईस्वी में स्नातक उपाधि के लिए वे ग्वालियर चले गए। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तथा सन 1938 ईस्वी में बीए किया। उन्नीस सौ इकतालीस में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया तथा वकालत की परीक्षा पास की, अर्थात एलएलबी पास किया। 1940 में उनका विवाह दिल्ली में कवयित्री शकुंत माथुर से हुआ, जो अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक की परंपरा का जो दूसरा सोपान है, जिसका प्रकाशन 1951 में दूसरा तार सप्तक के रूप में हुआ था, उसकी पहली कवयित्री थी। यानी कि उनका पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन भी एक प्रकार से साहित्यिक वातावरण का था। 1943 में ऑल इंडिया रेडियो में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अंग्रेजी और उर्दू के वर्चस्व के बीच हिंदी को पहचान दिलाई, अर्थात उन्होंने हिंदी भाषा को इन क्षेत्रों में, ऑल इंडिया रेडियो के क्षेत्र में जो कि आगे बढ़ाया, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इनका जो सेवा क्षेत्र है वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा हुआ है। 1950 में रेडियो से त्यागपत्र दे दिया तथा संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। इंग्लैंड और यूरोप के प्रवास का अवसर भी उन्हें मिला, यानी कि विदेशी भूमि पर भी वो रहे। वहाँ के अनुभव, वहाँ का वातावरण भी उन्होंने जिया, देखा और समझा। 1953 में लखनऊ में उप निदेशक के पद में नियुक्त हुए। 1956 में सांस्कृतिक शिष्टमंडल में के सदस्य के रूप में नेपाल यात्रा की। 1956 ईस्वी में आकाशवाणी प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से उसके सदस्य के रूप में रूस तथा चेकोस्लोवाकिया की यात्रा की। इसी दौरान स्विट्जरलैंड प्रवास का अवसर भी गिरजा कुमार माथुर को मिला। तदंतर भोपाल, इलाहाबाद, दिल्ली, उड़ीसा के पश्चात स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी जालंधर भी रहे। कहने का तात्पर्य यह कि आकाशवाणी और रेडियो सेवाओं से जुड़े हुए कार्यक्रमों में वे निरंतर भागीदार रहे और इसी के फलस्वरूप उन्हें विदेश यात्राओं का भी अवसर मिला। लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती उन्हीं की संकल्पना का मूर्त रूप है। माथुर जी दूरदर्शन के उप महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए। कहने का तात्पर्य साहित्य के साथ साथ उन्होंने इनके माध्यम से भी हिंदी भाषा की सेवा की है। गिरजा कुमार की काव्यात्मक शुरुआत 1934 ईस्वी में ब्रज भाषा के परंपरागत कवित्त सवैये लेखन से हुई है। वे विद्रोही काव्य परंपरा के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि की रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित हुए, अर्थात उनकी रचनाओं को उन्होंने पढ़ा और उनसे प्रभावित भी हुए। जो कविताएं देश प्रेम
त्याग और बलिदान से संबंधित। और 1941 ईस्वी में प्रकाशित अपने प्रथम काव्य संग्रह मंजीर की भूमिका उन्होंने निराला जी से लिखवाई। उनकी रचना का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं से युक्त है। भारत में चल रहे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित है। कहने का तात्पर्य यह कि गिरजा कुमार माथुर उस समय के कवि हैं जिस समय विश्व पटल पर द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं घटित हो रही थी, दूसरी तरफ भारत स्वाधीनता आंदोलन से जूझ रहा था। सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित एवं प्रकाशित तार सप्तक के 7 कवियों में से एक कवि गिरजा कुमार माथुर भी है। यहाँ उनकी रचनाओं में प्रयोगशीलता बराबर देखी जा सकती है। कविता के अतिरिक्त गिरजा कुमार माथुर एकांकी, नाटक, आलोचना, गीत काव्य तथा शास्त्रीय विषयों पर भी लिखते रहे हैं। इन विषयों पर भी उन्होंने बराबर लिखा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की साहित्यिक पत्रिका गगनांचल का संपादन करने के अलावा उन्होंने कहानी, नाटक तथा आलोचनाएं भी लिखी है। गगनांचल एक महत्वपूर्ण पत्रिका रही है और उसका संपादन गिरजा कुमार माथुर ने किया, ये ध्यान रखने की बात है। उनका ही लिखा एक भावांतर गीत जिससे आप सभी परिचित होंगे, हम होंगे कामयाब, जो आज भी बड़ी तल्लीनता के साथ गाया और सुना जाता है। ये एक समूह गान है जो अत्यधिक लोकप्रिय है, लोकप्रिय रहा और लोकप्रिय है। गिरजा कुमार माथुर का व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्तित्व था। उनके व्यक्तित्व व साहित्यिक व्यक्तित्व पर कई सारे प्रभाव एक साथ थे। इनमें से कुछ प्रभाव तो जन्मजात व संस्कार रूप में पारिवारिक रूप से प्राप्त हुए, अपनी जन्मभूमि से प्राप्त हुए। तार सप्तक में उनके व्यक्तित्व में सम्मिलित उन चीज़ों को रेखांकित किया गया है जो हूबहू हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व में मालवा की सदियों लंबी ऐतिहासिक विभूति की गंध, बुंदेलखंड का अदम्य विद्रोह बोध, ग्वालियर के बीहड़ जंगलों का उद्दाम संगीत, लखनऊ की अभिजात नफासत, मिठास और रंगीनी, दिल्ली की नगरीय संवेदना और अमेरिका, यूरोप आदि देशों की आधुनिकता और वैज्ञानिकता के संस्कार की पीठिका पर गिरजा कुमार माथुर के व्यक्तित्व और कृतित्व का निर्माण हुआ है। गिरजा कुमार माथुर की काव्य यात्रा उत्तर छायावादी संस्कार से शुरू होकर अप्रतिबद्ध सामाजिकता और प्रयोगशीलता के दौर से गुजरती हुई नई कविता की जीवंतता और सामर्थ्य से जुड़कर अपना वैशिष्ट्य निरूपित करती है। कहने का तात्पर्य यह कि गिरजा कुमार माथुर जब साहित्य के क्षेत्र में अवतीर्ण हुए तो वह एक प्रकार से छायावाद का अंतिम छोर था और गिरजा कुमार माथुर 1940 के आसपास को वह समय मानते हैं जब छायावाद पूरी तरह से समाप्त सा हो गया था, उसकी सीमा का अंत हो गया था। वे नई कविता के उन समर्थ कवियों में से हैं जो निरंतर नई जमीन तलाशते हुए रस, रंग और रोमांच से उभरकर अंतर्राष्ट्रीय और गहरी मानवीयता से जुड़ते चले गए। माथुर की रचनाएं छायावाद की अमूर्त वायवीय प्रेम और सौंदर्य चेतना से ऊपर उठकर उत्तर छायावादी काव्य की मांसल और अमूर्त अभिव्यक्ति से सरोकार रखती है या मूर्त अभिव्यक्ति से सरोकार रखती है। इसलिए उन्हें डॉक्टर कांति कुमार ने, जो कि एक आलोचक है, प्रसिद्ध आलोचक है, ने छायावाद के उत्तर सीमांत का कवि कहा है। यानी कि उनके काव्य में एक सीमा तक छायावादी प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन
छायावादी कवियों में और गिरजा कुमार माथुर में एक खास तरह की भिन्नता है। इसलिए उन्हें छायावाद के उत्तरी सीमांत का कवि कहा जाता है। आप इसे जरूर याद रखें। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में प्रणय और प्रकृति संबंधी कविताओं की विपुलता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा है, अधिकता है। यद्यपि यह रोमानियत किसी न किसी रूप में उनके काव्य के अंत तक बनी हुई है, फिर भी उनके काव्य में पर्याप्त विविधता है, यानी कि विषयों की विविधता है। केवल रंग और प्रेम ही नहीं है, प्रणय और प्रकृति ही नहीं है, समाज भी है, देश भी है, राष्ट्र भी है। वे किसी एक बिंदु पर ठहरे नहीं हैं, वो निरंतर विकसनशील रहे हैं, प्रगतिशील रहे हैं। उनका अभिनव स्वतंत्रतावादी कवि व्यक्तित्व आगे चलकर स्वस्थ सामाजिक जीवन के नव निर्माण की आस्था से संयुक्त दिखलाई देता है। यानी कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कितनी ही दौड़ लगाई हो, लेकिन उसका समापन या कि उसका अंतिम छोर है वह स्वस्थ सामाजिक जीवन के नव निर्माण की आस्था में पर्यवसित होता है। वे इस मोड़ पर महानगरीय जीवन की व्यस्तता, यांत्रिकता, असंतोष, नैराश्य और घुटन से परिचित होते हुए मध्यम वर्गीय जीवन की विषमताओं को अपने काव्य का विषय बनाते हैं। यानी कि उनकी कविता में जीवन और समाज जीवंत हो उठता है। उनकी कविताएं केवल व्यक्तिनिष्ठ कविताएं नहीं हैं, व्यक्तिगत आनंद की कविताएं नहीं हैं, बल्कि सामाजिक समस्याओं से रूबरू होने वाली या कराने वाली कविताएं हैं। उनकी आत्मनिष्ठा व्यापक जीवन में पर्यवसित होती है। जाहिर है उनकी रोमानी गीतात्मकता यथार्थ की जमीन पर उतर आई है। माथुर में विकासशील जीवन के प्रति रचनात्मक आस्था है, किंतु वे रूढ़ अर्थों में वर्ग संघर्ष या प्रगतिवादी जीवन दर्शन को नहीं अपनाते। उनमें सामाजिक विषमताओं से उत्पन्न पीड़ा और दैन्य है, किंतु वे राजनीतिक वाद से मुक्त है, यानी कि वादबद्धता उनमें नहीं है। उनकी यही अप्रतिबद्ध सामाजिकता की दृष्टि है जो भारतीय जीवन पद्धति से तालमेल खाती है। उनमें असंयत आक्रोश नहीं है। उनकी कविताओं में को जब हम पढ़ते हैं तो आक्रोश तो है, लेकिन असंयमित नहीं है। माथुर ने विषय से अधिक टेक्निक पर ध्यान दिया है। ये ध्यान रखने की बात है कि कविता में विषय और शिल्प दो पक्ष होते हैं। उसमें विषय तो सहज रूप से कविता की अनुभूति के साथ होता ही है, लेकिन उन्होंने टेक्निक पर, शिल्प पर विशेष ध्यान दिया है। अतः उनका ध्यान रंगों, ध्वनियों और नए प्रयोगों की ओर अधिक रहा है। तारसप्तक की प्रयोग धर्मी ताजगी माथुर के काव्य में अपना अलग रंग लेकर उपस्थित हुई है। भाषा, छंद, बिंब और ध्वनि विधान के नवीन रचनाकारों में उनकी रचनाओं का अपना विशिष्ट स्थान है या वैशिष्ट्य है। चित्रण शैली, लयात्मकता और भाषागत मूल्यांकन करते हुए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने गिरिजा कुमार माथुर के लिए लिखा है कि इंग्लैंड में शैली और किट्स के पश्चात जिस प्रकार स्विनबर्न और रोजेटी आदि कवियों ने भाव की अपेक्षा काव्य कौशल के क्षेत्र में अधिक बारीक काम किया, भाषा में अधिक मार्दव लाए, प्राय उसी प्रकार का कार्य गिरिजा कुमार माथुर का कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि उन्होंने काव्य कौशल के क्षेत्र में बहुत बारीक काम किया था, भाषा में मार्दवता लाए थे, और गिरिजा कुमार माथुर इसीलिए विशिष्ट कवि माने जाते हैं। यदि हम भाषा संबंधी इसी प्रत्यय को स्वीकार कर लें तो भी उन्हें प्रयोगवादी मानने में हिचक नहीं होना चाहिए, यानी कि वो पक्के प्रयोगवादी कवि थे। नए छंद और नए रूप चित्र तो उनमें मौजूद है ही सही। यही प्रयोगशीलता आधुनिकता के द्वितीय उन्मेष में नई कविता के नाम से हमारे सामने आई है या आती है। वैज्ञानिक उपकरणों और नए आविष्कारों की संभावनाओं ने माथुर के काव्य को एक नई दृष्टि दी, एक नया विचार दिया और उस पर भी उन्होंने लेखनी चलाई है। उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को असलियत को समझने की चेष्टा की या समझाने की चेष्टा की,
माथुर में आधुनिक भावावेश है और वे अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर इतिहास की सांस्कृतिक दृष्टि के साथ मानववादी भावभूमि पर उतर आए हैं। इस तरह गिरजा कुमार माथुर की काव्य यात्रा उत्तर छायावादी मांसलता, वस्तुमत्ता और रूप रंग से शुरू होकर अत्याधुनिक भाव संवेदना और शिल्पगत विविधताओं से संपन्न दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य यह कि गिरजा कुमार माथुर एक मजे हुए साहित्यकार थे, केवल रोमान, रंग और रोमांस के कवि नहीं थे, बल्कि आधुनिक जीवन की जो जटिल आधुनिकता है उसको भी उन्होंने समझने की कोशिश की है। काव्य में स्वयं परीक्षित अनुभूतियों पर बल देते हैं। गिरजा कुमार माथुर उधार की अनुभूतियों से काम नहीं चलाते हैं, वे अनुभूतियों को स्वयं परीक्षित करते हैं, उनकी परीक्षा करते हैं और जब उचित जचती है तो उस पर कविता लिखते हैं तथा उसे कवि का अधिकार समझते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि अनुभूतियों की परीक्षा कर लेना कवि का स्वयं का अधिकार है, वो उसका अधिकार क्षेत्र। वे तार सप्तक में लिखते हैं कि स्वयं परीक्षित अनुभव की बौद्धिक ईमानदारी का साहित्यिक अधिकार कवि को है और होना चाहिए। यह कवि कर्म के लिए अनिवार्य तत्व है। यदि लेखक किन्हीं साहित्येतर दबावों में आकर स्वानुभव साक्ष्य विहीन सत्य को स्वीकार करता है तो वह कविता नहीं बल्कि गैर ईमानदार पद्य वस्तु की रचना कर रहा है या करेगा। कहने का तात्पर्य यह कि गिरजा कुमार माथुर की ये मान्यता थी कि कवि को लेखनी में बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। दबावों में, चाहे सत्ता का दबाव हो या व्यक्ति का दबाव हो या किसी विचारधारा का दबाव हो, उसमें वो आते नहीं हैं, उस दबाव को वो स्वीकार नहीं करते। श्रीकांत वर्मा ने माथुर जी के कविता संकलन धूप के धान का रिव्यू लिखा था, समीक्षा लिखी थी और उनकी कविता की गीतात्मकता और प्रगतिशील लोक चेतना की सराहना की थी। लेकिन उसके एक दशक के अंतराल में ही उनका मंतव्य बदल गया। वर्ष 1968 में एक परिचर्चा के दौरान वर्मा ने अकविता आंदोलन के संदर्भ में कहा कि 1000 साल कविता लिखने के बाद भी साहित्य इन कवियों को स्वीकार नहीं करेगा। अकविता लिखने वाले जितने भी कवि हैं वे सभी गवई संस्कारों से आते हैं, ग्रामीण संस्कारों से आते हैं और उनके आदर्श गिरजा कुमार माथुर है। ब्रज भाषा में सवेये लिखने की से शुरुआत करने के बाद गिरजा कुमार माथुर का पहला जो संकलन मंजीर आया उसमें गीत संकलित थे और उसकी भूमिका निराला जी ने लिखी थी। यह एक प्रकार से गिरजा कुमार माथुर जैसे व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। निराला जी उनके रचनात्मक तेवर और कविता में टटकेपन पर मुग्ध रहते थे, प्रभावित होते थे। उसके बाद तार सप्तक से वो नई कविता के स्वर बने। तार सप्तक के लिए माथुर का चयन स्वयं अज्ञेय जी ने स्वतंत्र रूप से किया था। गिरजा कुमार माथुर की रचनाओं का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं से हुआ था, जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन से वे प्रभावित थे और इसका प्रभाव उनकी कविताओं पर भी है। सन 1943 ईस्वी में जब अज्ञेय द्वारा संपादित एवं प्रकाशित तार सप्तक के 7 कवियों में से एक गिरजा कुमार माथुर का भी चयन हुआ और हिंदी साहित्य में उनकी यशो पताका फहराने लगी, यानी कि यहीं से वो प्रसिद्ध हुए। कविता के साथ ही वो एकांकी, नाटक, आलोचना, गीति काव्य तथा शास्त्रीय विषयों पर भी कलम चलाने लगे थे। आगे देखते हैं। सन 1991 में उनको कविता संग्रह, उनका जो कविता संग्रह है मैं वक्त के हूँ सामने, जो कि एक महत्वपूर्ण कविता संग्रह है जिसकी चर्चा थोड़ा विस्तार से हम अगली चर्चा में करेंगे। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1993 में बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान, बाद में सलाह का पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। उस दौरान उनके मंदार, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख चमकीले आदि काव्य संग्रह तथा खंड काव्य पृथ्वीकल्प प्रकाशित हुआ।
गिरजा कुमार माथुर को जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनकी चर्चा वैसे हम अलग से व्यवस्थित ढंग से करेंगे। गिरजा कुमार माथुर की समग्रता से सुपरिचित होने के लिए उनकी पुस्तक मुझे और अभी कहना है अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस कविता से इस पुस्तक को पढ़ने से हम गिरजा कुमार माथुर के साहित्य को अच्छी तरह से, विचारधारा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तार सप्तक में प्रकाशित उनकी रचनाओं में हिंदी कविता की प्रयोगशीलता, प्रगतिशीलता दोनों एक साथ देखी जा सकती है। मार्क्सवाद का उन पर भी प्रभाव कुछ हद तक था। नाश और निर्माण की कविताएं लिखते समय 1939 से 1945 यह प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि दृष्टिगोचर होता है। जो बाद में धूप के दान, शिला पंख चमकीले, साक्षी रहे वर्तमान में, वक्त के हूँ सामने संग्रहों में देखा जा सकता है। वे लिखते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं कि मार्क्सवाद के अध्ययन से मेरी आंखें खुल गई। मुझे स्पष्ट हुआ कि राजनीति की समझ के बिना यथार्थ को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल पहचान नहीं जा सकता। सत्ता का स्वरूप, राजनीति, समाज का आर्थिक आधार, ठोस यथार्थ, वर्ग चेतना, इतिहास की द्वंद्वात्मकता, दमन और शोषण से मानवीय समता और स्वाधीनता का नया रास्ता नजर आने लगा था उन्हें। वस्तुतः मार्क्सवाद को मैंने अपने देश की जन परंपरा और सांस्कृतिक उत्स की मिट्टी में रोपकर आत्मसात किया था, अर्थात उसे भारतीयता के अनुकूल सोचने समझने की कोशिश की थी और एक नई जीवन दृष्टि मुझे प्राप्त हुई। गिरजा कुमार माथुर ऐसा मानते हैं। मुक्ति के यही मूल्य मेरी कविता को झंकृत और उद्दीप्त करते रहे, मेरी कविता को प्रभावित करते रहे। गिरजा कुमार माथुर को रूपवादी, शरीरवादी, शिल्पवादी, कलावादी, अज्ञेयवादी, छंदवादी आदि कोटियों में रखा गया है समीक्षकों द्वारा, लेकिन उनके काव्य के महत्व को तो स्वीकारना पड़ेगा ही सही, चाहे किसी भी वाद और किसी भी समूह साहित्यिक खेमे का आदमी उन्हें ठहराया जाए। उन्होंने विविध विषयों एवं संवेदनाओं को काव्य में स्थान देकर कविता के हृदय का विस्तार किया था। परंपरा को तोड़कर नए मार्ग पर चलने के कारण उन्हें भी अन्य रचनाकारों की तरह सदैव बहुत सारे विरोध, उपेक्षा और प्रताड़नाएं सहनी पड़ी थी। वह हमेशा काव्य के नए मार्गों की तलाश करते रहते थे। बहुसोपानों के शरणार्थी होने के कारण गिरजा कुमार माथुर एक दुर्बोध या जटिल कवि नहीं रहे, बहुत ही सरल रहे। कि नएपन का अर्थ यह नहीं है कि कविता में वो दुरूहता लाए या कि कविता को कठिन बनाए। ऐसे में संभवतः उनकी कविता में प्रवेश करने के लिए किसी शोध प्रबंध की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा स्वयं उनकी कविता ही बेहतर हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह कि गिरजा कुमार माथुर को समझने के लिए किसी दूसरे माध्यम की जरूरत नहीं है, बल्कि स्वयं गिरजा कुमार माथुर की कविताओं को ही पढ़ा और पढ़ने से गिरजा कुमार माथुर को समझा जा सकता है, किसी अन्य माध्यम की जरूरत नहीं है। आगे अब चर्चा का लगभग अंतिम सोपान है और वैसे पुरस्कारों के बारे में हम पूर्व में थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर सारे पुरस्कारों को यहाँ पर रखा है। 1991 में गिरजा कुमार माथुर को अपने कविता संग्रह में वक्त के हूँ सामने रचना के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा इसी काव्य संग्रह के लिए 1993 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित व्यास सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें सलाका सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। गिरजा कुमार माथुर की समग्र काव्य यात्रा से परिचित होने के लिए उनकी पुस्तक मुझे और अभी कहना है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने इस चर्चा में गिरजा कुमार माथुर का जीवन परिचय पढ़ा, उनकी विचारधारा पर बात की, उनकी साहित्य यात्रा पर प्रकाश डाला, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान और फलस्वरूप प्राप्त पुरस्कार और सम्मान का अध्ययन किया। अगली चर्चा में हम गिरजा कुमार माथुर
की जो रचनाएं हैं उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे और संभवतः 15 अगस्त जो कविता आपके पाठ्यक्रम में उसके मूल पद प्रतिपाद्य आदि पर भी चर्चा कर सकेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से देखते रहें और याद करते रहें। धन्यवाद।